Do you want to know? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, हमने लास्ट टाइम वर्क डन के बारे में देखा था, है क्या नहीं? वर्क डन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, अगर फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो तो उसमें से वर्क डन, उसका एरिया, सब कुछ हमने देखा था। हमने लास्ट टाइम कुछ रिजल्ट देखे थे कि कभी हमारा वर्क डन पॉजिटिव आ रहा था तो कभी हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा था। एम आई राइट? अब बच्चा लोग, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? ऑब्वियसली डायरेक्शन उल्टी होगी तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन होगी तो पॉजिटिव। लेकिन बच्चा लोग, वर्क डन का पॉजिटिव नेगेटिव होना का कुछ और भी मतलब है। क्या? अगर किसी समय हमारा वर्क डन पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब हम बॉडी को, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? एनर्जी इज being given to the body। देखिए, एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज आप साइकिल चला रहे हो और मैं पीछे से आपको आके धक्का देता हूं। मैं आपको धक्का दे रहा हूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब मैंने कुछ वर्क डन किया। ओके, मेरे वर्क डन के वजह से आपके साइकिल की स्पीड बढ़ गई। साइकिल की स्पीड बढ़ना मतलब वेलोसिटी बढ़ना। अच्छा बच्चा, वेलोसिटी बढ़ी तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला पता है ना? हाफ mv²। पता है ना, पढ़ रखा है बचपन में हमने। सो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मैंने अगर वर्क डन किया है, इसका मतलब आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी इज बीइंग गिवन। ठीक है? एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। अब अगर नेगेटिव वर्क डन है, सो बच्चा नेगेटिव वर्क डन में इसका उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव वर्क डन कब आएगा? जब मैं आपको यूं पकड़ के खींच रहा हूं। अब अगर मैं आपको पकड़ के खींचूंगा तो आपकी साइकिल की स्पीड स्लो होती जाएगी। स्पीड स्लो होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकते हैं कि आपसे एनर्जी ले रहा हूं। एनर्जी इज बीइंग टेकन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी इज बीइंग टेकन फ्रॉम द बॉडी, और यू कैन से एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। ओके, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब चलो नेक्स्ट हमको पढ़ना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ध्यान से सुनिएगा। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि अगर इस फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो अगर पाथ पे डिपेंड नहीं है, वो अगर पाथ पे डिपेंड नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है। देखो ध्यान से सुनिएगा। वर्क डन बाय सच फोर्स does not depend on the path of motion and it depends only and only on initial and final position। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी तक लेके जाऊं, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहां लेके जाना है। अब मैं इसको यहां से यहां लेके जा सकता हूं, या हो सकता है कि मैं इसको यहां से यहां लेके जाऊं, या हो सकता है कि मैं इसको इस तरीके से लेके जाऊं। मतलब पाथ अलग अलग है। सपोज करो ये पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3,
लेकिन इन तीनों पाथ का जो वर्क डन आएगा वो कंपलसरी सेम आएगा, वो कंपलसरी सेम आएगा। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन जो है वही आएगा। वर्क डन फॉर फर्स्ट पाथ, वर्क डन फॉर सेकंड पाथ एंड वर्क डन फॉर थर्ड पाथ, ये हमेशा 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 सेम होगा। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो, वरना नहीं। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ठीक है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल। बच्चा लोग ये वर्क डन जो है वो डिपेंड करेगा कि आपको शुरुआत कहां से करनी है और खत्म कहां पे करना है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, देखिए इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं, इसके कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। सो पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। देन स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में। ठीक है, 12th का पहला चैप्टर यही है। 11th में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है और ये कंजर्वेटिव है, बस। ओके, चलिए इतना लिखिए, फिर मैं आपको ये बताता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है। ओके, चलिए मैं आपको सबसे पहले ये प्रूव करके दिखाता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव कैसे है। मैं यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेता हूं, ठीक है, जिसके बीच का एंगल है थीटा। अब एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, मास m है, और ये ऊपर जाना चाहता है इस जगह पे, यहां तक का डिस्टेंस है l। अब अच्छा लोग, इस मास को मैं दो तरीके से लेके जा सकता हूं, या तो मैं इसको डायरेक्टली उठा के यहां ले जाऊं, ये हो गया फर्स्ट पाथ, या तो मैं इसको इस तरीके से यहां पे लेके जाऊं, ये हो गया मेरा पूरा सेकंड पाथ, ये वाला A B C। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पाथ की बात करते हैं, पाथ 1। बच्चा लोग, इसके ऊपर मुझे वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन क्या होगा, F इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, L होगा, और फोर्स क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे फोर्स फाइंड करना है। फोर्स, अच्छा कौन सा फोर्स होगा, ये वाला, इस तरफ कोई फोर्स होगा तो ये ऊपर जाएगा, एम आई राइट। चलिए इसका एफबीडी बनाएं। ये मास है, ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसका नॉर्मल है ना, ऐसा ही होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम ये mg के दो कंपोनेंट बना रहे हैं। कौन से कंपोनेंट, एक यहां पे आ जाएगा mg sin थीटा। बस लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंक्लाइंड प्लेन की तरफ साइन आ जाएगा। भाई आपको नहीं समझ आया तो देखिए जरा, यहां ध्यान से देखिए, ये एफबीडी यहां बनाया, ठीक है। देखिए ये, इसको मैं यहां तक बना लेता हूं, ये एंगल मुझे थीटा दे रखा है, ओके। ये एंगल कितना होगा, 90 होता है। सो ये कितना हो जाएगा एंगल, 90 माइनस थीटा। जहां एंगल बनता है वहां कॉस लगाते हैं, सो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा, sin थीटा मतलब, ओके। और यहां पे क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो ये तो इसको बैलेंस कर जाएगा। अब बच्चा लोग, एक कोई ना कोई फोर्स इधर लग रहा होगा जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, वो फोर्स कौन सा होगा, ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा। सो क्या, अब देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिए, मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स से मतलब है, दूसरे किसी फोर्स से नहीं। हम वर्क डन किससे फाइंड कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा लग रहा है, ये वाला। तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स को माइनस mg sin थीटा, यस और नो, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है l। सो ये क्या आ गया, माइनस mgl sin थीटा। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा था तो ये प्लस आ रहा था, इस बार ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस आ गया। ठीक है, ये हो गया पाथ 1 के लिए।
अब मैं पाथ 2 चूज कर लेता हूं। पाथ 2 में क्या है, पहले देखिए हमारे पास 2 वर्क डन है। टोटल वर्क डन विल बी वर्क डन AB प्लस वर्क डन BC। यहां से यहां तक के लिए वर्क डन, यहां से यहां तक के लिए वर्क डन। अच्छा बच्चा लोग ध्यान से सुनना, इसके ऊपर अगर मैं यहां से लेके जाऊं, सपोज करो ये पाथ इधर है, सो इसका फोर्स नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, यानी वर्क डन बाय AB तो 0 हो जाएगा। फोर्स नीचे लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट यूं हो रही है, हम ऑब्जेक्ट को यूं लेके जा रहे हैं ना, यहां से यहां लेके जा रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन, फोर्स नीचे की तरफ, तो 90 डिग्री हो गया। सो F डॉट S, Fs cos थीटा, cos 90 मतलब 0। तो वर्क डन यहां से यहां तक कोई भी वर्क डन नहीं हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। वर्क डन हो रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कर रहा। हमने लास्ट टाइम यही समझा था कि अलग अलग फोर्स की वजह से वर्क डन अलग अलग होता है, और हम लोग इस समय सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, दूसरे किसी फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, वर्क डन बाय BC। चलिए अब ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं आ गया है, अब इसको यहां से यहां लेके जाना है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, mg, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू WBC माइनस Fs। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस आ जाएगा cos 180। ओके, फोर्स कितना लग रहा है, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चा, ये लेंथ कितनी होगी, 10th में सीखा है ना, ये थीटा है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। sin थीटा इज इक्वल टू ये वाला ऑपोजिट, जितना मुझे लेंथ चाहिए, चलिए मैं फिलहाल h बोल देता हूं। सो ये इधर आ जाएगा L sin थीटा। सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, L sin थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, L sin थीटा। लीजिए ये क्या बन गया, माइनस mgl sin थीटा। सेम आ गया दोनों का वर्क डन। तो हमने क्या देखा था कि अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहां का वर्क डन और यहां का वर्क डन सेम है, तो फोर्स कंजर्वेटिव होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। समझ आया बच्चा लोग? इसी तरीके से हम स्प्रिंग के लिए या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कंजर्वेटिव प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब भाई जो बताना चाह रहा हूं उसको याद रखना, ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन में से है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। बच्चा लोग अगर कोई क्लोज्ड पाथ बन रहा है, सपोज करिए कि ये कोई ए पॉइंट है, यहां से ऑब्जेक्ट निकला, पहले वो गया इधर बी पे, फिर यहां पे आ गया सी पे, यहां आ गया डी, यहां आ गया ई, एफ, जी एंड वापस ए पे। भाई हुआ क्या, ये एक फोर्स लग रहा है यहां पे जो कि कंजर्वेटिव है, एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव है, तो उसके कारण अगर कोई भी क्लोज्ड पाथ बनेगा तो उसका वर्क डन, टोटल वर्क डन हमेशा 0 आएगा। ओनली एंड ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं यहां पे WC लिखता हूं, चलिए कंजर्वेटिव वर्क डन, आप क्या बोल सकते हैं इसको, कंजर्वेटिव वर्क डन। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो ही, वरना नहीं, वरना ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसका मैं एक प्रूफ बताऊं आपको। सपोज करो कि मैं किसी बॉल को, ये बॉल है, इसको ऊपर फेंकता हूं h मीटर की हाइट पे, और अब वो बॉल वापस ऊपर जाके नीचे आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब देखो ये क्लोज्ड पाथ बनेगा, ये क्लोज्ड पाथ ही बनेगा ना, और बॉल गया एंड वापस नीचे आया।
सपोज नंबर कि ये ऐसे करके ऐसे नीचे आ गया और यहाँ पे जमीन है, सो ये क्या होगा, एक क्लोज पाथ बना। अब इसका वर्क डन 0 आना चाहिए बिकॉज ये तो ग्रेविटेशन के कारण होगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उस पे एक और एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स। चलिए तो पहले हम A से B तक का देख लेते हैं, फिर C से D तक का देखेंगे। A से B तक का वर्क डन क्या होगा, ये जो भी बॉल है उसका मास m हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, WAB इज इक्वल टू माइनस FS बोल सकता हूं। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, फोर्स नीचे, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, सो माइनस फोर्स कितना हो जाएगा mg एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा h। ये mgh की देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है कहीं पे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कभी, mgh याद आया। सो बच्चा लोग सीधी सी बात है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो वही तो वर्क डन होगा। मैंने पहले बताया था वर्क डन क्या है, वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी। देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी अलग अलग होती है, लेकिन जनरल में उसको वर्क डन कहा जाता है, जनरल में, ठीक है। चलिए सो यह आ गया WAB। अब मैं WCD फाइंड करता हूं, CD। बच्चा लोग इस समय डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, h, जितना ऊपर जाएगा उतना तो नीचे आएगा, सीधी सी बात है। सो इस समय FS हो जाएगा प्लस FS बिकॉज़ फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। ओके, फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, WAB प्लस WCD कितना आ गया, 0 है ना, माइनस mgh प्लस mgh 0। सो जब भी क्लोज पाथ बनेगा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण तो हमेशा वर्क डन 0 आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल। सपोज कीजिए ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है A और ये जा रहा है इधर पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, दोनों का मास सेम है, मास अलग नहीं है, ओके, पॉइंट A से पॉइंट B तक, ओके। एंड मान लीजिए कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये फोर्स F हो रहा है, ये फोर्स इसको यहां से यहां लेके जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, S। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, S। और वापस B से A की तरफ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट वापस B से A पे आ गया, सो ये एक क्लोज पाथ बन जाएगा। बेटा क्लोज पाथ का मतलब होता है जब जाके वापस आ जाए, दैट इज क्लोज पाथ, ओके। वही तो हुआ, आप जहां चाहे घूमना है घूमो, जहां चाहे घूमना है घूमो, अगर आप वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हो जहां से शुरुआत की थी तो वो क्लोज पाथ है, समझ आ रहा है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, घुमा, वापस इधर ही आ गया, सो दिस इज नथिंग बट द क्लोज पाथ। फिर भले मैं घूम के क्यों ना, मैं ऐसे घूम के भी आऊंगा ना तो भी वो क्लोज पाथ ही गिराएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये क्लोज पाथ कैसे है, ये क्लोज पाथ कैसे, अगर ओरिजिनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है तो वो क्लोज पाथ बनाएगा, ओके। और इस समय भी वही सरफेस है और फोर्स F है, दोनों जगह फोर्स सेम लग रही है। अब अच्छा लोग इस सरफेस का कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली फोर्स को हटा देता हूं बिकॉज़ मुझे इस फोर्स का कोई काम नहीं है, मुझे फ्रिक्शन फोर्स का काम है। मैं यहां पे वर्क डन फाइंड करूंगा बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये नंबर 1, ये नंबर 2। सो फर्स्ट वाला वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चा, ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है सो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, Ff बोल दूं, फ्रिक्शन फोर्स, ओके। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, माइनस Fs बोलूंगा। अब फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, माइनस S। चलिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट का वर्क डन। सेकंड पार्ट का वर्क डन, बच्चा लोग ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यहां लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये हमने सीखा था। सो इस केस में भी फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, सो माइनस Fs हो जाएगा। अच्छा सरफेस सेम है तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेम होगा, सीधी सी बात है।
सो ये माइनस एफ एस, सॉरी एफ एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है s, सो ये आ गया मेरा सेकंड का वर्क डन। दोनों को ऐड कर दो, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा wi w1 प्लस w2 माइनस fs माइनस 2fs। क्या ये जीरो हुआ? ये जीरो नहीं हुआ, वर्क डन इज नॉट जीरो। इसका मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो याद रखना, अगर क्लोज लूप बनेगा और अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ही वर्क डन जीरो आएगा, वरना नहीं। याद रहेगा? पक्का? चलिए इसको लिख लीजिए। तो बच्चा लोग हमने क्या देखा कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ऑब्वियसली इसका उल्टा हो जाएगा, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो कि आपको एक फोर्स दे रखा है Fx = xi कैप प्लस yj कैप। क्वेश्चन पूछा गया है वर्क डन बाय दिस फोर्स इज, और ऑप्शन दिए गए हैं कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, देन डिपेंड्स ऑन x, या तो फिर डिपेंड्स ऑन बोथ x एंड y। अब अच्छा लो, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन सेम रहता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव है? समझ में क्या बोल रहा हूं? ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव है, मुझे कैसे पता चलेगा? चलिए देखते हैं। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो इसका वर्क डन ना ही x पे डिपेंड होगा, ना ही x और y पे डिपेंड होगा, वो तो इनिशियल और फाइनल पोर्शन पे डिपेंड होगा। हमने पढ़ा था ना, वो किसी भी पाथ में डिपेंड नहीं करता। लेकिन अब देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो बच्चा लोग यहां पे ध्यान से सुनना, कंडीशंस फॉर फोर्स टू बी कंजर्वेटिव। कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, वो कैसे चेक किया जाएगा? उसके लिए तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन कंपलसरी सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर तीन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम बोलेंगे कि वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। क्या कंडीशन से देखिए। पहली कंडीशन, हम क्या करेंगे, जो फोर्स का s कंपोनेंट है उसका डिफरेंशिएट करेंगे y के टर्म्स में, और y फोर्स का जो y कंपोनेंट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म्स में, और ये दोनों डिफरेंशिएशन इक्वल आना चाहिए। सिमिलरली सेकंड कंडीशन, y कंपोनेंट z कंपोनेंट, y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे z से, z कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे y से, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सिमिलरली x कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे z से, z कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे x से, और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल देंगे यस आवर फोर्स इज कंजर्वेटिव। क्या करना है, आप x को y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो और y को x के टर्म्स में करो, देखो दोनों सेम है कि नहीं। y को z से करो, z को y से करो, x को z से करो, z को x से करो, उल्टा करना है। दो की जोड़ी लेनी है और उल्टा डिफरेंशिएशन करना है, और दोनों की वैल्यू कंपलसरी सेम आनी चाहिए। ओके, ओके, तो अब हमको ये फोर्स दे रखा है, हमें चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। लेट्स चेक इट। पहली कंडीशन क्या है, x को डिफरेंशिएट करें y से और y को डिफरेंशिएट करें x से। बच्चा लोग एक चीज याद रखना, हम यहाँ पे y के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके
पावर फोर्स में जो भी y चीज है, y होगा तो ही वो डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी। देखिए आपके घर में वही लोग रहते हैं जो आपके ब्लड रिलेशन में है, मोस्टली एक जनरल बात कर रहा हूं, आपके पापा मम्मी हो गए या आपके चाचा चाची हो गए या आपके ताया ताई हो गए। लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं वो कैसे हैं भाई, आएंगे और चले जाएंगे, मतलब वो हम बोलते हैं कांस्टेंट है। ब्लड रिलेशन जो है, अगर y की कोई चीज ऊपर आएगी तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर x होगा या कुछ और होगा तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, x कंपोनेंट क्या है, x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है y के टर्म्स में। बच्चा लोग y के लिए x क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0। अगर ये होता, अगर सपोज करो ये ऐसा कुछ होता ना dx/dx, तो ये 1 हो जाता, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन x के साथ है। समझ रहे हैं, ये सेम परिवार है, ब्लड रिलेशन है। यहां पे ब्लड रिलेशन है नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट कहलाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। सेकंड, y कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में। y कंपोनेंट क्या है, y dy/dx। अगेन x के टर्म्स में करना है तो y कांस्टेंट, तो ये क्या आ गया 0। इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। चलिए सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। y को डिफरेंशिएट z के टर्म्स में, y क्या है dy/dz, अगेन 0। z का डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में, क्या यहाँ पे z कंपोनेंट है फोर्स का, फोर्स का z कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब आंसर 0 ही आएगा। सीधी सी बात है, 0/dy भाई कंपोनेंट ही नहीं है तो 0 ही आएगा, यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन, हमें क्या करना है, x का डिफरेंशिएशन z के टर्म्स में। सो dx/dz, z के लिए x कांस्टेंट, तो आंसर फिर से 0। एंड z का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में, z है ही नहीं तो आंसर 0। सो तीनों कंडीशन सेम हो गई। बच्चा आंसर 0 आवे ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चन में 0 आ रहा है, समझ रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ आंसर 0 आना चाहिए, कुछ भी आवे, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए। 1 आवे, 2 आवे, -1 2 आवे, जो भी आवे। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन इज कंजर्वेटिव। समझ आया, चलो ये वर्क डन कैसा हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, फोर्स कैसी हो गई, कंजर्वेटिव हो गई। ओके, चलिए लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। और मस्कुलर टिश्यू, ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड टिश्यूज में लिखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यही ले लेते हैं। F is equal to 3y I cap plus 3x j cap। बताइए कि ये कंजर्वेटिव है क्या, तो क्या हम कंडीशन लगाते थे, x का डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में, x कंपोनेंट कौन सा है 3y, इसका डिफरेंशिएशन y के लिए। बच्चा लोग इस बार ध्यान देना, नीचे भी y ऊपर भी y, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, सो इस बार डिफरेंशिएशन होगा, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल देगा dy/d। तो बच्चा लोग यहाँ पे दोनों का डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आ गया 3, तो दोनों इक्वल हो गए। चलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। लेट्स चेक अबाउट सेकंड कंडीशन। इसमें y का डिफरेंशिएशन z के टर्म्स में, y क्या है x और डिफरेंशिएशन z। बच्चा नीचे z है ऊपर x है, तो ऊपर वाला पूरा कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। सिमिलरली z का डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में, बच्चा क्या z का कंपोनेंट है नहीं, तो ये आंसर 0 आएगा। सेकंड कंडीशन भी इक्वल। थर्ड कंडीशन, x का x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन z के टर्म्स में, x कितना है 3y, इसका डिफरेंशिएशन z में। बच्चा लोग z के लिए y तो कांस्टेंट हो गया, सो ये आंसर 0 आ जाएगा। एंड z कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन y के x के टर्म्स में, z है नहीं तो आंसर 0। थर्ड कंपोनेंट भी 0 आ गया, इक्वल आ गया, थर्ड कंडीशन भी इक्वल, इसीलिए ये फोर्स कंजर्वेटिव होगी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, F is equal to
वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप। चेक वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉट। ठीक है, यह आपको करना है होमवर्क में। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। A force I cap plus 3y j cap acts on a body and follows the path as shown. Calculate the net वर्क डन। आपको पता चला क्वेश्चन में फिगर कुछ ऐसा दे रखा है, ये 0 0, ये 0 a, ये a a और ये दिया है a 0। आपको नेट वर्क डन फाइंड करना है। ओके, a b c और ये ओरिजिन, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे 3a -3a 0 या तो 1/3। बच्चा लोग आपको जब वर्क डन फाइंड करना है तो सबसे पहले ये पता लगाइए कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो फिर क्लोज लूप बन रहा है। देखिए क्लोज लूप बन रहा है, सो सीधी सी बात है 0 आंसर आ जाएगा। कब? अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तब। कंजर्वेटिव नहीं होगी तो फिर आपको पूरा वर्क डन ढूंढना पड़ेगा। चलिए चेक करें कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो ये तीनों कंडीशन लगाएंगे। सो पहली कंडीशन यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसका मतलब y समझो। सो x अपॉन y 0, y अपॉन x 0, y बाय z 0, z बाय y 0। आप जब ये पूरी मेथड करेंगे सो आपको ये फोर्स कंजर्वेटिव आएगी। यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप ट्राई करना। सो ये फोर्स कंजर्वेटिव आ गई, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर? कर सकते हैं आप खुद। ये चीज करनी है, सेम ये चीज फोर्स के लिए, और ये कंजर्वेटिव आएगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू x स्क्वायर i कैप प्लस y स्क्वायर j कैप x on a body and it is taken from A to B as shown, which is correct। आपको फिगर दे रखी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहां तक लेके जाया जा रहा है A से B तक। एक बार यहां से लिया जा रहा है, एक बार यहां से लेके जाया जा रहा है। ये पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 1, ये पाथ 2। ऑप्शन दे रखे हैं आपको W1 is equal to W2, W1 is not equal to W2, W1 is greater than W2 and W2 is greater than W1। W मतलब वर्क डन। बच्चा लोग इस पे वर्क डन कैसा होगा? दोनों पाथ का वर्क डन सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो बच्चा लोग हमने क्या देखा था कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है सो वर्क डन सेम रहेगा। तो पहले पता लगाइए कि ये कंजर्वेटिव है क्या। अगर ये कंजर्वेटिव है, आई रिपीट, अगर ये कंजर्वेटिव है तो फिर दोनों का वर्क डन इक्वल आ जाएगा। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है, बच्चा मैं जो बोल रहे जरा ध्यान से सुनना, अगर ये नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। मल्टीपल ऑप्शंस देखिए, अगर ये इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात है कोई एक तो बड़ा होगा ही होगा, या तो वर्क डन बड़ा होगा या तो वर्क डन बाय 2 बड़ा होगा। सो अगर ये नॉन कंजर्वेटिव आता है सो ये आंसर भी राइट होगा और इन दोनों में से कोई एक आंसर भी राइट होगा। सो पहले पता लगाइए कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो देखो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा y के साथ तो कांस्टेंट 0, इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के साथ तो x के लिए ये कांस्टेंट 0। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, इसको z के साथ 0, z है नहीं 0,
इसको z के साथ 0, z है ही नहीं 0, इसका मतलब तीनों कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये फोर्स कैसा हो गया, कंजर्वेटिव। तो आंसर क्या आ गया, ये वाला। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव होता, सपोज ये नॉन कंजर्वेटिव होता, मैं यहाँ पे एक z लगा देता हूँ, तो क्या होगा, तो एक ये आंसर राइट होता और इन दोनों में से एक। तो बच्चा लोग एक ही मुझे बताओ कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली पाथ 2 वाला। क्यों, जरा सुनते जाओ। देखो ये जितना डिस्टेंस होगा सपोज l, तो ये भी उतना डिस्टेंस होगा l, ये वाला डिस्टेंस। सो इसके लिए जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इसके लिए भी होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, यहां से यहां के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तो एक्स्ट्रा वर्क डन इसमें है पाथ 2 में, बस पाथ 1 में तो इतना ही है और इसके इक्वल ये हो गया। देखो समझो, पाथ 2 के लिए कहां लिखो, यहां लिखो। पाथ 1 के लिए जो वर्क डन होता सिर्फ वो a से b होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, समझ करो, ये a डैश बोलता हूं, ये b डैश बोलता हूं और ये b। पाथ 2 के लिए क्या होता, वर्क डन a से a डैश प्लस वर्क डन a डैश से b डैश प्लस वर्क डन b डैश से b। तो बच्चा लोग ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन तो सेम होगा। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन है, एक्स्ट्रा वर्क डन है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर ये नॉन कंजर्वेटिव होता तो। बट मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आएंगे मोस्टली। एंड बच्चों ये दो क्वेश्चन आपके जेडब्ल्यू में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ओके।